अस्सलाम वालेकुम, उसामे देयर, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो हमारी होगी पॉडकास्ट। तो पहले आपको वीडियो के स्टार्ट पे ही आपको उमैर भाई से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये उमैर मसूद अवान साहब, इनसे आज हम इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। ये आए थे तकरीबन आज से 9-10 साल पहले फ़िनलैंड में। तो उनकी जो जर्नी है और जो फ़िनलैंड के रिलेटेड क्वेश्चन है उसके रिलेटेड हम आज इनसे क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह, और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मेहर भाई। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं? ठीक ठाक। आई होप आपकी ऑडियंस भी सब ठीक होगी इंशाल्लाह। कैमरे की दूसरी तरफ। कैमरे की दूसरी तरफ। और आप कॉफी का थैंक यू जो आपने ऑफर किया। लेकिन ये आप हमारे देख सकते हैं गिलास गिलास कह रहा हूँ कप से डिफरेंट है क्योंकि वो आपका क्योंकि ये मैं अपने साथ लेके आया था। और ये मैं अपने साथ लेके आया था। ये मेरी वालिदा ने मुझे गिफ्ट किया था। इसके अंदर कॉफी पड़ी हुई है। ये दिखा दें। ये देखने का नजर आ रही है। पॉडकास्ट में हम शुगर भी लगाएंगे। खाली कप नहीं सर रखे हुए हमने। खाली कप नहीं रखेंगे हम। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पे, यानी कि आप कब आए थे फिनलैंड में, मूव हुए थे आप? मुझे तो काफी अर्सा हो गया, एक दिहाई हो गई, यानी कि 1 डिकेड आप पास कर चुके हैं ऑलमोस्ट। चले माशाल्लाह। तो आपको जो सिटीजनशिप है वो कितने साल बाद आपको मिली? सिटीजनशिप में प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन बाज़ लोगों की जल्दी भी हो जाती है, फिर बाज़ लोगों का टाइम लगता है। सो दिस इज हाउ इट इज। ये तो मेगरी के काम है। माइग्रेस के ऊपर जिस फाइल के ऊपर हाथ रखते तो वो जल्दी हो जाता है, जिस फाइल को वो क्या कहते हैं सर्द खाने में डालते हैं फ्रिज में तो वो फिर उस पर देर लग जाती है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है जहाँ जो वहाँ पे FIR हमारी सर्द खाने में चली जाती है, तो इधर भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इधर फाइलों के पहिए नहीं लगा सकते आप। हाँ, जैसे पाकिस्तान में लगते हैं। पाकिस्तान में पैसे देके तो ये लग इंडिया में वो तो फिर सारी बात है, एशिया में तो लग ही जाते हैं। तो आपने तकरीबन 7 साल बाद PR अप्लाई की थी जब रहते हुए, तो उसके बाद तकरीबन 7 साल मुझे इस तरह हुए थे क्योंकि उस टाइम हमारा जो स्टडी के ऊपर आया था, तो सही है। उस टाइम स्टडी परमिट जो होता था वो B टाइप होता था। ठीक है। B टाइप का मतलब ये है कि अगर आपने फिनलैंड के अंदर 1 साल गुजारा है तो 6 महीने काउंट करते थे उसको, सही। हाफ टाइम का। अगर मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री 3 साल में किया तो वो 1.5 साल काउंट करते थे। ओह सही। तो उस वजह से मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन यू आर लकी। हाँ, वो तो फिर अल्लाह का करम हुआ है कि हम पे अल्लाह ने सुन लिया। अभी कानून इन्होंने चेंज कर दिए रिसेंटली। हाँ, तो अभी जो रूल है वो आप लोगों को पता ही है कि टाइप ए परमिट है। आप जितने साल यहाँ पे रहते हैं उतने साल ही काउंट होते हैं, यानी कि हाफ नहीं होता। तो ये तो बाकी किस्मत है हमारी। तो आप यानी कि फिनलैंड में मास्टर्स के लिए आए थे? मास्टर्स के लिए तो मास्टर्स के लिए आए थे मैं यहाँ पे। उस टाइम ट्यूशन फीस नहीं होती थी। सही है। यानी बिल्कुल फ्री होता था एडमिशन, सिर्फ आपने जो आपका खाने पीने का खर्चा या रिहाइश का खर्चा वो होता था। लेकिन आई थिंक 2017 या 18 के बाद से इन्होंने फीस इम्पोज की थी। सही है। लेकिन उस टाइम भी इतनी फीस नहीं थी जितनी आजकल आई है। तो उस टाइम जो उसकी फीस थी वो तकरीबन, फॉर एग्जांपल मेरे प्रोग्राम की फीस, स्टार्टिंग फीस जो थी 2017 में वो 14,000 थी या 12,000, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। 12 से 14,000 यूरो के दरमियान थी पर ईयर। सो मच। तो लेकिन अभी जो है उसकी आजकल जो उसकी फीस है वो 18,000 यूरो है, यानी 4,000 यूरो इंक्रीज हो गई है। ये तो बहुत ज़्यादा फीस है। और यहाँ पे तो एज कम्पेयर टू आप जैसे इंग्लैंड में मैनेज कर लेते हैं लोग 15,000 16,000 पाउंड, तो यहाँ पे मुश्किल है करना। हाँ मुश्किल है इन द सेंस कि अगर आपको जॉब नहीं मिली, लेकिन अगर आपको कुछ मिल गई है जॉब वगैरह तो फिर आप मैनेज कर सकते हैं पार्ट टाइम के साथ। नहीं, 1 साल में एक स्टूडेंट अगर पार्ट टाइम वो जॉब, हाँ अगर डेफिनेटली यू आर राइट, अगर उसके 18,000 यूरो पर ईयर फीस है तो वो मैनेज नहीं होता। वो मैनेज नहीं। तो कितने की यानी कि जो है वो स्टूडेंट एक इजीली मैनेज कर सकता है जो आजकल के हिसाब से? अगर आपकी फीस 6 से 8,000 यूरो के दरमियान है तो वो किसी न किसी हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 3,000 दे रहे हैं तो हमारी तो नाक रगड़ रगड़ के बस हो गई है। तो एनीवेज, अच्छा
नेक्स्ट ये है कि मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं क्योंकि हमारी मेमोरी इस तरह की है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि अब पहले जब आप आए थे तो इनका सिटीजनशिप का रूल था 6 साल। उस टाइम था इनका एक्चुअली 5 साल था। ओके। और पीआर का 4 साल था। अच्छा, तो अब इन्होंने कोई चेंजिंग भी की है इन्होंने, उस पर हम इंशाल्लाह एक अलग भी कर लेंगे सिस्टम के, क्योंकि वो आप ही बता रहे थे वो काफी कॉम्प्लेक्स है अभी उसमें। हाँ, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस क्योंकि अभी उन्होंने चेंज किए हैं। कितना अर्सा हुआ है? आई थिंक 3-4 माह, 2-3 माह तो हुई। जून के अंदर पास किए कि अगस्त में, तकरीबन 2 से 3 माह ही हुए हैं। मतलब अभी रिसेंटली पास हुई है ये अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट से। तो अभी वो क्लियर नहीं है क्योंकि मोस्ट लाइकली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं स्टडीज़ के लिए जी, और अगर वो अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं तो वो 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है या जो असाइलम पे आए हैं तो उनको 8 साल बाद एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो आप बड़ा एक क्वेश्चन है कि किसी ना किसी की कोई ना कोई एक जर्नी होती है, मेमोरी होती है, किसी को कोई इंसान यानी कि उसका कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त उसको कोई चीज़ रिकमेंड करता है कि तुम ये करो, तो आपको किसने रिकमेंड किया था फिनलैंड के बारे में, कि या रिकमेंड किया था या आपकी अपनी चॉइस थी या कोई इस तरह का कोई सीन था आपका? नहीं, फिनलैंड का जब मैंने आना था उस टाइम क्योंकि मेरा कोर्स इस तरह का था, फॉरेस्ट्री था मेरा कोर्स, तो उससे रिलेटेड यहाँ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। एक इधर किया था और एक यूएनसी में भी किया था। उनका जो प्रोग्राम है वुड साइंसेस का, तो वहाँ पे किसी वजह से मेरा शायद मैं एप्लीकेशन भेज ही नहीं सका, यानी मैं इंटरेस्टेड 2 में था, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में और यूएनसी में, लेकिन फिर मैंने उसको एप्लीकेशन को परस्यू नहीं किया यूएनसी वाली को, फिर यहीं पे मैंने परस्यू किया था और यहाँ फिर मेरा हो गया था। और ये बेस्ट आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड है मेरे कोर्स के अंदर। तो उस टाइम इसका रैंक 4th था इन द वर्ल्ड हमारी फैकल्टी का। क्या बात है। और आजकल भी शायद टॉप 10 में ही है। मैंने भी रिसेंटली सर्च नहीं किया लेकिन टॉप 10 में ही है। ये बड़ी अचीवमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की। अब आप पीएचडी कर रहे हैं तो माशाल्लाह इसी फील्ड को कंटिन्यू किया हुआ आपने, फॉरेस्ट्री को। तो अब आप तो यानी कि काफ़ी साल हो गए हैं आपको फिनलैंड में रहते हुए, तकरीबन 1 डिकेड हो गई है। आपको क्या लगता है जो फिनिश लोग हैं वो कैसे हैं, यानी कि उनका बिहेवियर उनका कैसा उन करते हैं वो, या फिर या उनका मूड चेंज होता है, लाइक सर्दियों में कुछ और गर्मियों में कुछ और, तो इस तरह का क्या सीन है? ये भी होता है। पर ये रेसिस्ट कितने परसेंटेज हैं जो, क्योंकि कुछ लोग कहते भी हैं कि इधर है नॉर्थ वाली साइड पे ना, ऊपर वाली साइड पे, लेकिन हमने तो अभी तक हमने भी फेस किया है 1-2 बार में भी, आपने भी किया हो तो। लेकिन ये बात ठीक है कि सर्दियों और गर्मियों के लिहाज से इनका मूड भी चेंज होता है। सर्दियाँ आपने भी एक सीजन गुजार लिया यहाँ पे, तो उसमें काफ़ी डार्क होती है जब तक बर्फ़ नहीं पड़ती। जब बर्फबारी पड़ जाती है तो तब काफ़ी ठंड हो जाती है। तो ठंड की वजह से ये लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते। नॉर्मली गर्मियों में या जब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं उन दिनों में ये लोग वीकेंड्स पे बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाते हैं, क्लब्स में या पब्स में, जहाँ पे भी इन्होंने जाना होता है, या किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हैं। लेकिन सर्दियों में काफ़ी अपने आप को महदूद कर लेते हैं अपने घरों में। जाहिर बात है हमारा काम भी बढ़ता है सर्दियों में, उससे आइडिया होता है कि घरों से निकलते ही नहीं है। तो जाहिर है जब ये लोग घरों में रहते हैं तो उसकी वजह से डिप्रेशन या एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि अगर आप काम पे जा रहे हैं या सैर सपाटे पे जा रहे हैं तो उसमें इतना वो नहीं होगा इशू, लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं स्पेशली फैमिली के साथ तो फिर वो अगर 2 बर्तन भी पड़े हो तो वो भी खड़कते हैं तो फिर एक दूसरे से लड़ाई होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर डिप्रेशन भी होता है, तो ये चीज़ चलती रहती है। बाकी जहाँ तक वो रेशल डिस्क्रिमिनेशन का ताल्लुक है तो आई थिंक रेशल डिस्क्रिमिनेशन परसेंटेज में बता दें? नहीं, मतलब परसेंटेज में मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि बंदे की परसेप्शन के ऊपर होती है। अगर मैं फील करूंगा तो मुझे लगेगा कि वाकई डिस्क्रिमिनेशन होती है, किसी न किसी हद तक होती है बात। ये मैं झुटला या इनकार नहीं कर रहा, लेकिन
बंदे की अपनी परसेप्शन पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। हम पाकिस्तान में भी तो रेसिज्म करते हैं। बिल्कुल, हम अपने लोगों पे ही हाँ, जैसे शिया सुन्नी या क्या कहते हैं कश्मीरी, इस तरह भी बिल्कुल कश्मीरियों का रंग गोरा होता है, बट और जट और कास्ट वगैरह, उसके ऊपर भी पठानों के ऊपर लतीफ़े बनाए हुए। तो ये हर जगह ही होता है, हर जगह। यहाँ पे फिनलैंड में भी है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी है जिसको कहते हैं सामी कम्युनिटी। ओह अच्छा, सही है। वो उनके साथ ये लोग थोड़ा सा है, इनका मतलब एटीट्यूड इस तरह का कि वो माइनॉरिटी के अंदर है, तो उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा कम मिलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में एज कम्पेयर टू वाइट फिन्स। तो ये तो हर जगह ही होता है, जिस तरह कनाडा में भी है, सही, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ये तो फैक्ट है, क्या कर सकते हैं इसका, दुनिया के अंदर हर जगह हमारे अपने मुल्कों में इससे एस्केप नहीं कर सकते। ये तो जाहिर बात है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा सा डिफरेंस बताएं पास्ट टाइम में जब आप आए थे और आज के दौर में, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस। हम इतना नहीं अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हम, क्योंकि हमने तो सिर्फ करंट सिचुएशन देखी है, हमने पास्ट नहीं देखा इनका कि पहले क्या इनकी जॉब। मैं अकॉर्डिंग टू द जॉब्स पूछ रहा हूँ, और स्टडीज़ का क्या ही होगा, मेरे ख्याल से पहले भी उसी तरह होगी जैसे जिस तरह अभी ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं मेन मकसद ये मेरा है कि जॉब के हवाले से पहले इनकी मार्केट कैसी थी जब लोग कम थे, अब यानी कि काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो अब क्या सिचुएशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सिचुएशन, और इसके क्या इम्पैक्ट पा रहे हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि इम्पैक्ट भी काफ़ी होता है, सारी बात है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही हो तो। काफ़ी नाजुक सूरत है काफ़ी नाजुक सूरत हाल है आजकल जो नए लोग आ रहे हैं स्टडीज़ के लिए, हम काफ़ी परेशान होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं कि हमें जॉब्स मिल रही है, ये मसले मसाइल हैं। तो ये तो पहले भी थे मसले मसाइल, ये कोई अभी कोई इस तरह की कोई मेजर चेंज या शिफ्ट नहीं हुई इनके बिहेवियर में या इनकी पॉलिसीज़ के अंदर जॉब को लेके। लेकिन ये है कि पहले ज़ाहिर है 2017 तक, या कह देंगे इवन के कोविड से पहले तक हालात ठीक थे, तो कोविड के बाद ज़्यादा हालात ख़राब होना शुरू हुए। तो उसमें ये है कि लेकिन उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं कि पहले कोविड से पहले इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, फूड डिलीवरी वगैरह के इतने पॉपुलर नहीं थे। बिल्कुल। या टैक्सी के भी जो यहाँ की नेटिव कंपनीज हैं या जो इंडिजिनस कंपनीज हैं फिनलैंड की, वही कॉमन थी। लेकिन कोविड के बाद इस तरह ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनीज आई हैं, फूड डिलीवरी कंपनीज आई हैं, और इसी तरह पोस्टल की भी सर्विसेज आई हैं नई, पोस्टी के अलावा जो यहाँ की गवर्नमेंट या पब्लिक इदारा है, उसके अलावा पोस्टल सर्विसेज में भी काफ़ी सारी नई कंपनीज आई हैं प्राइवेट। तो ये इसी मतलब जो भी चैलेंज होता है उसके साथ या प्रॉब्लम होता है उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी होती है। बिल्कुल, ये तो है। तो हाँ, ये है कि अब जो कि स्टूडेंट्स या लोग ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, पहले पाकिस्तान में पता ही नहीं होता था लोगों को कि फिनलैंड में कोई मुल्क है या नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई अभी भी कई लोगों को बताना पड़ता है। बंदा बताए फिनलैंड तो कहते हैं ये कहाँ पे है केड़ा फिनलैंड। मुझे भी ये लोग अक्सर मेरे दोस्त कहते थे यार फिनलैंड, क्योंकि हमारे फैसलाबाद में फिनलैंड होता था, शायद आप भी रहे हैं, आपको भी पता होगा। तो ये इस तरह करके पूछते हैं, फिर उनको बताना पड़ता है स्वीडन के साथ है, वो कहते हैं स्वीडन किधर है, फिर उनको बताना पड़ता है रशिया के साथ है, फिर वो समझते हैं ओ रशिया के साथ है, क्योंकि वो तो फिर वो बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान में ज़्यादा लोग उसको जानते हैं रशिया को। बिल्कुल, अफगानिस्तान रशिया की वार की वजह से भी, तो इसलिए उनको आइडिया हो जाता है भाई कहाँ पे होगा। बिल्कुल, ये तो है। ये तो यानी कि मेन जो है वो चेंजिंग के साथ फिर अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं और साथ में क्राइसिस भी आते हैं। ये दोनों साथ साथ ही हैं। ये अब बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस एंगल में लेके चलता है, उसको क्राइसिस में लेके चलता है या फिर अपॉर्चुनिटी में, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि मुझे भी चांस मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर क्राइसिस आ गया तो फिर बंदा बैठ ही जाएगा, बंदा नहीं दिया हमने उधर जाना ही नहीं है, वो तो मुल्क ही नकारा हो गया। जैसे कि अब सेम एग्जांपल हम इंग्लैंड की ले लेते हैं। इंग्लैंड के साथ देखेंगे वो पिछले सालों में क्या उनकी सिचुएशन चल रही थी, लोग कह रहे थे कि वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं इनकी इकॉनमी। लेकिन अब मेरे भी दोस्त रहते हैं, आपके भी रहते होंगे, तो अब उनसे पूछें तो वो कह रहे हैं कि नहीं अब कुछ सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी बेहतर हुआ है, उनके पास अब जॉब्स भी हैं, इवन के वो 2-2, 3-3 जॉब्स भी वो करते हैं। मेरा दोस्त है वो 2-3 जॉब करता है, वेयर हाउस में भी करता है और सिक्योरिटी की भी वो जॉब करता है। अब
फूड डिलीवरी भी उसने स्टार्ट करनी है। तो यानी कि उधर क्राइसिस ज़रूर आए लेकिन उनको ओवरकम करना आता है अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये फैक्टर है। तो यानी कि पास्ट में और डिफरेंट में यही आया कि क्राइसिस ज़रूर आए लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी साथ ही हैं। आपका ये मकसद है कहने का? कोई इतना ज़्यादा नहीं डिफरेंस आया कि जो डिफरेंस, हाँ मतलब डिफरेंस इन द सेंस के लोगों के एटीट्यूड में कोई इस तरह की मेजर शिफ्ट नहीं है कि आप ये कह सकें कि जॉब्स बिल्कुल कम हो गई क्योंकि ये यहाँ पे रेसिज्म ज़्यादा बढ़ गया है, ये वो है। जॉब्स कोविड के बाद से आपको पता है पूरी दुनिया में चेंज आई है। ये तो है, वो तो हर कोई अभी तक वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है उस धचके से। तो फिनलैंड भी उसी डगर के ऊपर है। तो आपने इतने साल रहते हुए यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है जो आपने अवेल की हैं और आपने की हैं? यानी कि लाइक जब मैं सबसे पहले आया था तो मुझे पोस्टी की मिली थी जॉब, जो कि कॉमन होती है स्टूडेंट्स के लिए। अब तो खैर फूड डिलीवरीज की काफ़ी स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं स्टार्ट में, लेकिन उस टाइम पोस्टी की कहते हैं कि लग्जरी टाइप एक जॉब होती थी। क्योंकि रात को उसका काम रात का होता था, तो सुबह अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना होता था कॉलेज अपने तो वो जा सकते थे, वो इजी होता था बंदे के लिए। तो लेकिन वो मुझे मिली थी, मैं तकरीबन 3 महीने बाद मुझे मिली थी यहाँ आने के। यानी फर्स्ट जॉब आपकी पोस्टी की थी? हाँ। तो वो भी इसी तरह मिली थी कि यहाँ पे लोग अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जाती हमें कोई चीज़ मिल जाएगी, दरख्तों के ऊपर नोट वो यूरोस लटके हुए ऐसे उतारेंगे हम। जाती एयरपोर्ट से निकलेंगे तो बाहर दरख्त होंगे यूरोस के, लेकिन इस तरह नहीं होता। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है इशू वो ये है कि थोड़ा सा आपको रेफरेंस या कांटेक्ट बनाना पड़ता है लोगों के साथ। तो या फिर ये है कि अगर आपका रेफरेंस बिल्कुल नहीं है फिर आपको बार बार उस ऑफिस या उस फर्म का चक्कर लगाना पड़ता है जहाँ पे आपने जॉब करनी है। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह जब मैं आया था तो मुझे जो ऑलरेडी यहाँ पे पाकिस्तानी थे या दूसरे स्टूडेंट्स उन्होंने कहा था भाई पोस्टी के लिए अप्लाई करो ऑनलाइन। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। तो ऑनलाइन तब से लेके आज तक वही हिसाब है, ऑनलाइन आप अप्लाई करते जब कोई जवाब नहीं आता अनलेस के बहुत ही कोई स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज्ड पोजीशन हो। बिल्कुल, ये तो तब वो रिस्पॉन्स देते हैं, वो रिस्पॉन्स देते हैं। अदरवाइज रिजेक्शन की मेल करना भी ये गवारा नहीं करते आप। तो पहले कर देते थे, अब नहीं करते वो। तो वो ये सीन था। तो उसमें ये होता था कि फिर मैं बार बार चक्कर लगाता था पोस्ट ऑफिस के। पोस्ट ऑफिस से मुराद है कि जो उनका दफ्तर था मेन पोस्टी का। तो फिर वहाँ पे एक सुपरवाइज़र था। एक दो दफ़ा मैं उससे पहले मिल चुका था, उसने मुझे देखा हुआ था। फिर मैं तीसरी दफ़ा उसके पास गया, उसको मैंने बताया भाई मैं स्टिल जॉब सीख कर रहा हूँ डेस्परेटली। तो फिर कहते हैं मेरे पास अभी एक वैकेंसी आने वाली है क्रिसमस के पास दिसंबर के एंड पे, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम यू कैन ज्वाइन मी। तो मुझे और क्या चाहिए जॉब को चढ़ के आ रही मैं क्यों छोड़ूंगा। तो फिर मैंने कहा डेफिनेटली आई विल डू इट। तो फिर मैंने सर्दी में स्टार्ट की थी वो, यानी दिसंबर में सर्दी कह लोगे काफ़ी, तब भी काफ़ी उस टाइम में मुझे काफ़ी फील होती थी। ज़ाहिर मेरा फर्स्ट ईयर था नया तो वो सारा बाहर का काम होता है पोस्टी का। तो दिसंबर जनवरी फरवरी के एंड तक थी वो मेरे पास जॉब। उसके बाद उसने कहा था लाइकली टू बी एक्सटेंडेड हो सकती है। तो उसीलिए फिर मैंने वो स्टार्ट कर दी थी। फिर बाकी वो फरवरी में एक्सटेंड हो गई थी। तो इस तरह वो पोस्टी की जॉब की है मैंने। पोस्टी आपने पहली जॉब की है। तो उसके अलावा भी कोई आपने किसी रेस्टोरेंट में यानी क्लीनिंग में इस तरह की जो फर्दर आपने ट्राई की है? आपने पोस्टी के बाद फिर मैंने क्लीनिंग की भी की है, ऑफिस क्लीनिंग की। सही। और फिर इसमें भी की है, रेस्टोरेंट में की है, और इसके साथ जो होता है कैफे वहाँ पे भी की है। यानी कि ऑलमोस्ट आपने जो आजकल जो ऐसा स्टूडेंट लोग जॉब करते हैं वो आपने ट्राई की हुई है? ऑलमोस्ट मैंने सब ट्राई की हुई है, सिवाय वो जो है जो छतों से बर्फ उठाते हैं वो नहीं आपने की? वो अभी तक रहती है। ये भी एक्सपीरियंस है यूनिक सा, वो भी करना चाहिए था। एनीवेज अब बताएंगे अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं जो वो आके कर सकते हैं? वो तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे।
वो तो मैं तो फिर बताऊंगा, लेकिन आप नहीं, ज्यादा सीनियर है, आपको ज्यादा पता आपके होगा। ख्याल से क्या आजकल कौन से जॉब इजीली अवेलेबल है, जो नए आने वाले हैं या जो आ चुके हैं रिसेंटली? मेरे ख्याल से कॉमन तो फूड डिलीवरी की जॉब है, बट अब शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो इशू आ रहा है सब्स्टिट्यूशन में ना, कि वो अब लीगल सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा ना। फूडोरा दे रहा है, फूडोरा सिर्फ कार वालों को दे रहा है, वो साइकिल को नहीं देता। अब इसी तरह वोल्ट है, वोल्ट भी अब रुका हुआ है। तो ये अब फूड डिलीवरी में ये मसला है, लेकिन लोग करते हैं। लोग अब ये है कि अब लोग वो हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इस जॉब में। लाइक अब एक मेन अकाउंट होल्डर है, लाइक जस्ट मैं ही हूँ, मेरा अब अपनी जॉब है, मैं अपना पैसे कमा रहा हूँ। तो इधर आपको पता होगा कि 14 या 15,000 आई थिंक सो इतनी एग्जाम्प्ट होती है, टैक्स फ्री अमाउंट होती है, इसके ऊपर टैक्स होता है। तो अगर मैं 20,000 खुद कमा रहा हूँ तो मेरा टैक्स है ऊपर तकरीबन 10% या 12%, लेट्स सपोज। तो अब मैं जो मेरे अकाउंट पे काम कर रहा होगा, वो अब क्या नाम है, मेरा टैक्स भी पे करेगा, और उसके अलावा मुझे भी अपनी परसेंटेज चाहिए, 20-25% वो कहेगा मुझे भी दो। तो यानी कि वो 40-45 अब यहाँ तक बात चली गई और लोग कर रहे हैं। अब आपने भी एक पोस्ट की थी PSF फिनलैंड में, वो जो एक YLA जो चैनल है उसको एक बंदे ने दिया इंटरव्यू कि इसकी जरा थोड़ी सी अर्निंग को बढ़ाएं। तो वो भी पहले ये देते होते थे, जब मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर में 4.20 मिनिमम होता था इनका, वोल्ट की बात कर रहा हूँ। अब ये 3.20 देते हैं। कंपनी अपने वर्कर्स को जो है वो हर साल कुछ इंक्रीज करती है, ये रिवर्स जा रही है, ये सरप्राइज देते हैं। देखिए सरप्राइज वो होता है जो कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते और ये नीचे को देते हैं, ये इस तरह का ये सरप्राइज दे रहे हैं, बैड सरप्राइज दे रहे हैं। ये अब क्या कह सकते हैं। लेकिन बट एज कम्पेयर टू अगर वोल्ट के देखा जाए तो फूडोरा जो है वो अपनी अर्निंग के ऊपर स्टिल है, उन्होंने इम्प्रूवमेंट ही दी है। पहले वो करते थे 10 यूरो पर आवर देते थे, इनके 2 कॉन्ट्रैक्ट होते थे, यहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता था इनका पर डिलीवरी। फिर उसके बाद ये लेके आए हैं कि हम आपको पर हॉर देंगे 7 यूरो या 8 यूरो समथिंग थे। फिर उसके साथ ये होता था कि हम आपको डिलीवरीज के अलग से 2.5 यूरो या इतने देंगे। यानी कि वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वो लोग अगर जॉब करते तो 12-12, 13-13, 15-15 यूरो भी पर हॉर निकाल लेते। तो लेकिन अब इन्होंने इस तरह किया कि अब भी इन्होंने कहा कि हम आपको देंगे जी पर डिलीवरी, और पर डिलीवरी इन्होंने स्टैंडर्ड रेट है इनका ऑन वीक डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 6 PM, इनका रेट है 4.50 यूरोस। अगर आप एक 1.2 किलोमीटर की रेंज में जाते हैं, अगर आप इससे क्रॉस करते हैं देन वो फिर डिस्टेंस के हिसाब से पैसे बढ़ा देते हैं, 5 यूरो का भी ऑर्डर लग जाता है। तो और वीकेंड के ऊपर फ्रॉम 6 PM ऑन फ्राइडे से लेके संडे नाइट तक इनका रेट होता है 5.50, और अब तो इन्होंने टिप्स भी स्टार्ट कर दी। तो ये जॉब अवेलेबल है, बट मैंने आपको बता दिया अब इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भाई साथ में कोई स्किल लेके आओ, लाइक प्लम्बर की हो गया, बार्बर की हो गया, नाई का काम सीख के हमारे भी बाल काटने हैं, देखे मेरे भी काफी बड़े हो गए हैं, जरूरत पड़ गई है बाल कटवाने की, या मैकेनिक का काम सीख के। तो ये ज्यादा है। उसके अलावा पोस्टी अवेलेबल है, लेकिन वो अब मिलती नहीं है। आपको भी पता है बेहतर। और उसके बाद रेस्टोरेंट की जॉब लेने जाए तो सबसे पहले जी आपको फिनिश लैंग्वेज आती है। अब बंदा पूछे अब नया है उसको क्या फिनिश लैंग्वेज आएगी, उसको तो फिनिश का भी नहीं पता होगा। उसके बाद क्लीनिंग में जाए उधर भी यही हाल है इनका, होटलिंग में जाए तो उधर भी इनका यही प्रॉब्लम है कि फिनिश लैंग्वेज हमें चाहिए। तो जॉब तो यही अवेलेबल है, अगर इसके अलावा कोई है तो आप बता दें। हाँ यही है, या इसके अलावा अगर किसी को कोई स्किल आती है जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चांस बन सकता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। बाकी जो सारे 10 जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो फूड डिलीवरी की है, पोस्टी वगैरह की है, और क्लीनिंग इंडस्ट्री में है। हाँ यही मतलब जो स्टूडेंट्स को जॉब अवेलेबल होती है, या वो जो स्नो रिमूवल वाली है जो छतों की ओर से क्रेन पे जाने और छतों से बर्फ उतारनी है, या जो घरों के सामने से यही काम होता है, पत्थर फेंकने हैं, बर्फ उठा के बाद में पत्थर भी फेंकते हैं, मैंने देखा था किसी को काम करते हुए। हाँ लेकिन वो ज्यादातर इनके अपने लोग होते हैं।
और ये बड़ी क्या नाम है, एक स्पेशल केस हूँ मैं जिसको ये भी जॉब नहीं मिली थी। मैंने अप्लाई किया था इसमें भी ना easy.fi पे, बट मुझे नहीं मिली, उन्होंने नहीं रखा। तो ये तो मम्मी डैडी बच्चे इसको क्या रखेंगे, ये कहीं मारी ना जाए। तो एनीवेज ये तो आप जॉब्स हैं, लेकिन आपको बता दिए कि जॉब के साथ साथ ये भी सिचुएशन है कि फिनिश लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आप अपना माइंड बना के आएंगे, आपको यहाँ टाइम लगेगा। अब ये सोच के ना आए कि बस किसी से पैसे पकड़ के तो शो करवा के स्टेटमेंट यहाँ पे पहुंचने किस तरह आगे से देखी जाएगी। तो आगे से देखी तो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके आए। बिल्कुल, बाज़ लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते और वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो फिर जल्दी क्या कहते हैं, हिम्मत हार जाते हैं या डर जाते हैं। तो या तो वो वापस चले जाते हैं, या फिर ये है कि यहाँ से किसी और कंट्री मूव कर जाते हैं। तो करते हैं इस तरह लोग। अभी रिसेंटली भी आपको बताया था ना कि वो एक बंदा गया इटली, वो सॉरी स्पेन मूव हो गए, इंडियन दो सिख आए हुए थे। उसके बाद मेरे साथ भी एक लड़का आया था, वो भी जर्मनी भाग गया है। वो उसका एक क्लास फेलो था, वो भी इटली चला गया है। तो ये लोग भाग जाते हैं। अब इसके बारे में नहीं हम डिस्कशन करेंगे, तो एक अलग सा एक पूरा टॉपिक है, लोग क्यों भागते हैं। अलग सा टॉपिक है। फिनलैंड इज फॉर स्ट्रांग पीपल, इज नॉट फॉर एवरीवन। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने बैठे मेरे भाई, इनसे भी लोग काफी पुराने भी बैठे हुए मेरे ख्याल से 15-15, 20-20 साल के, जो पाकिस्तान के, सिर्फ पाकिस्तानी जो है 25-30 साल पुराने लोग भी यहाँ पे हैं। तो पुराने पापी भी बैठे हैं। उनको देख के लगता भी है ये काफी पापी है ये, क्योंकि इनकी बातों से अंदाजा हो जाता है। तो एनीवेज अगला नेक्स्ट है जी के आपसे पूछना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी स्टडी फील्ड है जिसके बाद हमें यानी कि नजर आता है कि हाँ इसका स्कोप बड़ा अच्छा होगा, और हमें यानी कि फिनलैंड उसको यानी कि ज्यादा एक्नॉलेज करता है एज कम्पेयर टू लाइक अदर, यानी कि एक स्पेसिफिक बिजनेस है। अब बिजनेस में आप राय दे, आपकी शायद यही राय हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसमें ये फिनिश लैंग्वेज कहते होंगे, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो हमेशा अपनी मदर लैंग्वेज में ही होता है। जैसे कि पाकिस्तान है, बेशक हमारे CSS करते हैं लोग, इंग्लिश में करते हैं मेहनत, लेकिन ऑफिस डीलिंग जो होती है वो हमेशा उर्दू में ही होती है। तो वो तो जारी बात है, वो फिनिश को रिकमेंड करते होंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो अप्लाई करेंगे, इस साल भी करेंगे और आगे भी आएंगे, तो उनको किस फील्ड पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए कि ताकि वो यानी कि भटके ना, एक मेन पॉइंट पे रहे वो। तो जो जहाँ फिनलैंड में जिस चीज़ का फ्यूचर है वो हेल्थ केयर में है, नर्सिंग का। ओ ठीक है, इंजीनियर्स का। नाइस, सही है। इंजीनियर यानी कि कौन सा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल? थोड़ा बार इंजीनियर यानी कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होना चाहिए। नहीं, मैकेनिकल का भी है और इलेक्ट्रिकल का भी है, इसके अलावा सिविल का भी है। लेकिन ये है कि सिविल में थोड़ी सी वो फिनिश लैंग्वेज चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में फिर भी आपका चांस बन जाता है बगैर लैंग्वेज के भी। बट इंजीनियरिंग में अगर आपकी फील्ड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, डाटा इंजीनियरिंग है या वैसे कोई और इंजीनियरिंग की टाइप है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा किस चीज़ में, हाँ, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं मास्टर्स के बाद किसी अपनी फील्ड में एज अ रिसर्चर या रिसर्च असिस्टेंट, तो उसमें भी आपका स्कोप है। बिल्कुल सही है। और फॉरेस्ट्री में भी है, लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अच्छा, उसके लिए लैंग्वेज मस्ट हो। वो तो खैर हेल्थ केयर के लिए भी मस्ट है, अगर जैसे नर्सिंग करनी है तो हमारी है वो तो फिर जारी बात, वो सारी लैंग्वेज मानते होंगे हर फील्ड में, लेकिन स्कोप तो है नर्सिंग का काफी अच्छा है, यानी कि हेल्थ केयर का। हाँ, और उसके बाद इंजीनियर्स का काफी अच्छा स्कोप है यहाँ पे। काफी अच्छा तो नहीं, लेकिन बेटर है। बाकी एटलीस्ट बिजनेस से बेटर स्कोप है। और इसके बाद IT। हाँ, IT ये आपने अच्छी मैं यही सोचा, मैं कब IT किया अच्छा लुकमा दिया IT को। वही ना, मैं क्या IT मिस हो गया। ये तो IT का भी स्कोप अच्छा है यहाँ पे, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तानी जो कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉरी, या प्रोग्रामर्स, उनको काफ़ी यहाँ पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग ज़रा बेटर हैं उस चीज़ में, लाइक इंडियंस। तो और हम ज़रा एफिशिएंट भी हैं इन चीज़ों में। तो इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से किसी भी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर की, और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ हुआ, तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी उसमें
यहाँ पे इंटीग्रेट करने में जॉब मार्केट में। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आपने डिग्री की हुई है, तो फिर ज़ाहिर है यहाँ पे आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, लेकिन एवेंचुअली आपको अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई मिल जाएगी। सही है, यानी कि आईटी, हेल्थ केयर और इंजीनियर्स ये ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि कर लिया तो बस मिल गई, यानी कि अपॉर्चुनिटीज। हाँ, स्ट्रगल तो हर एक के लिए, लेकिन इन तीन सेक्टर्स में रिलेटिवली कम स्ट्रगल है जॉब सीकिंग के अंदर, इंजीनियरिंग, आईटी और हेल्थ केयर। क्योंकि सारी बात है, हेल्थ केयर में भी नर्सिंग जो है उसको जल्दी मिल जाती है, जो बाकी डॉक्टर्स वगैरह उनकी भी है अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर्स को फिर ज़ाहिर है उसी लेवल की फिनिश लैंग्वेज भी चाहिए होती है। नर्सिंग या जो नर्स होता है उसको इतनी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती एज कम्पेयर टू द डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ज़ाहिर है उसने कोई बात उसको समझ आएगी तो प्रेस्क्राइब करेगा ना पेशेंट को। उसमें तो प्रोफिशिएंसी मांगते होंगे वो फिनिश लैंग्वेज में, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फील्ड है। बिल्कुल, क्योंकि अगर लैंग्वेज समझ ना आए तो दुर्घटना घट जाएगी, और ये ना मरीज ठीक होने की बजाय वो मरीज कह रहा है कि मुझे बुखार है, वो समझ रहा होगा इसको नमूनिया होगा उसको टैबलेट भी डिफरेंट दिया उसने। और यहाँ के लोग भी पता है, वो पाकिस्तान में तो होते हैं हम हाइपरटेंसी की, जहाँ पे भी जाते हैं गली मोहल्ले में कोई ना कोई डिस्पेंसरी बैठा होता है, वो हाइपरटेंसी की दवाई दे देता है, या दवाई से आराम ना आए तो टीका ठोक देते हैं तो लेकिन यहाँ पे बहुत कम पोटेंसी की देते हैं। बिल्कुल, तो अगर वो गलत दवाई किसी को टक्कर जाए तो वैसे ही बंदा ना एक्सपायर हो जाए लेकिन अगर देखा जाए इनका हेल्थ केयर सिस्टम भी जो है वो काफ़ी देखा है मैंने कि काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू यू। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए फिर भी थोड़ा सा वेटिंग टाइम होता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल यूके से तो काफ़ी बेटर है। बहुत बेहतर है, क्योंकि मेरा इशू बना था, मैंने एक दिन कॉल किया, नेक्स्ट डे किसी ने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया कि जी आप वीडियो लिंक पे आ रहा हूँ, तो उसने मुझे मेडिसिन लिख के दी है, बट मैंने कहा नहीं, अब मैंने सीख लिया दवाई के बिना रहना, अब नहीं लेनी मैंने मेडिसिन तो मैं दवाई के बिना सीख लिया, दवाई की कीमत देख के आप पॉइंट सही पकड़े क्योंकि सारी बात है, इतनी ज्यादा गहरी चोट नहीं होती जितनी उसकी प्राइस देख के दिल को तकलीफ होती है तो बेहतर है कि फिर बंदे कहते हैं दिल पे पत्थर रख के थोड़ा सा और टाइम देखते हैं, हो सकता है ठीक ही हो जाए। बस यही है, जैसे रियान के साथ हुआ था, वो उसकी जो लेग का मसला बना था, तो उसके भी काफी पैसे लग गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर पैसे सेहत पे ही लगाने और किस लिए लगाने। कैसी है, आप तो हमारे सीनियर, आपको ज्यादा पता होगा, हम भी हैं लेकिन अभी हम बच्चे हैं, छोटे छोटे अभी एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस। तो आप क्या यानी कि देखते हैं जो स्टूडेंट की लाइफ है उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनको क्या उनको फायदा हो रहा है यहाँ पे, यानी कैसी वो लाइफ गुजार रहे हैं? स्टूडेंट्स की लाइफ यहाँ पे बाकी कंट्रीज की निस्बत काफ़ी अच्छी है। सही है, क्योंकि यहाँ पे उनको फ्री हेल्थ केयर मिलती है, कोई अगर मसला हो जाए स्टूडेंट्स को तो काफ़ी सस्ता उनका इलाज है। दूसरा ये है कि डिफरेंट चीज़ों के अंदर उनको डिस्काउंट्स वगैरह मिलती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। जी जी बिल्कुल। या इसी तरह उनको जब भी नए स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो उनको ओरिएंटेशन के दौरान उनको देते हैं कुछ कूपन्स वगैरह, तो वो डिफरेंट दुकानों पे जाकर वो यूज़ कर सकते हैं जी बिल्कुल, अपने कपड़े खरीदने के लिए या रेस्टोरेंट्स वगैरह में या कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। तो इस तरह के बेनिफिट्स उनको मिलते रहते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे उनकी लाइफ जो है काफ़ी ईजी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने दाखिला किसी यूनिवर्सिटी में लिया हुआ है कैपिटल से बाहर किसी और यूनिवर्सिटी में, और आपके काफ़ी सारे कोर्स अगर हैं जो वो ऑनलाइन है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस सिटी में रहें, तो आप वहाँ से किसी बड़ी सिटी में जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप अपना जो भी पार्ट टाइम काम है वो करें, साथ स्टडीज भी करें। ये एग्जांपल है, सबसे बड़ी एग्जांपल है सामने बैठी है। मैं यही कहने वाला था कि मेहरबानी ये मुझे देख के कहा तो उस लिहाज से काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स की लाइफ यहाँ पे। जैसे जर्मनी के अंदर है, जर्मनी में काफ़ी सख्ती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर भी काफ़ी वो कहते हैं ग्रेड करते हैं स्टूडेंट्स को, टाइम मांगते हैं उनसे। तो लेकिन यहाँ फिनलैंड में काफ़ी चिल माहौल है फिलहाल तक, आगे का नहीं पता, आगे हो सकते हैं भी सख्ती करें, लेकिन बस अल्लाह से दुआ के तक हमारी डिग्री पूरी हो जाए बाद में जो उन्होंने करना है करते हैं, लेकिन फिलहाल काफ़ी चिल माहौल है। नहीं हाँ, सबसे ज़्यादा चिल माहौल मुझे बाकी यूनिवर्सिटी का तो नहीं पता इतना, लेकिन मैंने देखे हैं, हालांकि वो उनको पढ़ना पड़ता है, वो जाते भी हैं वो क्लासेस लेने, तो लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही यानी कि
मैं कहूँगा बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। उन्होंने आज तक हमें प्रोफेसर की मेल नहीं है कि तुम इधर क्यों नहीं आ रहे, तुम क्लास में क्यों नहीं हो, तुम्हारी अटेंडेंस नहीं है, तुम ये। हालांकि मैं मेल करता हूँ प्रोफेसर को। मैंने हमारा एक कोर्स स्टार्ट हुआ था, मैंने प्रोफेसर को मेल की, मैंने कहा सर मेरा बड़ा मसला है, मेरी जॉब लगी हुई है, तो अगर मेरी जॉब चली जाएगी, अगर मैं यूएनएसओ आता हूँ तो ये वो, मैंने कहानी डाली उसको पूरी। तो मुझे कहता है कि नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, तुम जो कोर्स मैंने दिया उसकी वो पढ़ो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो तुम्हें उधर नज़र आएगा, उधर मैंने लिखा हुआ है कि जनरल एग्ज़ाम, तुम जनरल एग्ज़ाम दे देना, यानी कि तुम्हारे सारे मार्क्स एग्ज़ाम के काउंट होंगे, कोई असाइनमेंट ना करना, कुछ ना करना, एग्ज़ाम दो और पास हो जाओ। इससे मेरे ख्याल से कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये है कि जो इस तरह की तो पाकिस्तान में इलाहाबाद बोर्ड ओपन यूनिवर्सिटी भी इजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी असाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं, अदरवाइज नंबर नहीं मिलते। इधर असाइनमेंट भी नहीं। मैंने अभी मेरा ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर को, मेरे ख्याल से मैंने कितने घंटे यानी कि आवर्स हैं जो गुजर चुके होंगे आज तक, मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ 1 घंटा बैठ के ये एक प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, और उसमें मुझे 4 ग्रेड मिले आउट ऑफ 5, यानी कि काफ़ी अच्छे ग्रेड हैं 4। तो उसके बाद यानी कि मुझे उसके क्रेडिट भी मिल गए तो मैं यानी कि उस कोर्स का मैंने 2 महीने पढ़ा है, और मैंने नहीं पढ़ा, यानी कि बता रहा हूँ 2 महीने से वो चल रहा था, बट मैंने सिर्फ उसको 1 घंटा बैठ के उसका प्रोजेक्ट किया, वो भी मैंने खुद नहीं किया, दोस्त को साथ लिया तो उसके साथ मिलकर मैंने किया, और ये नतीजा है। तो यानी यहाँ पे स्टूडेंट की लाइफ इतनी, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर हमारी लाइफ इतनी ईजी चल रही है तो हर एक की लाइफ इसी तरह होगी। अब क्रिएटिव यूनिवर्सिटी है, वो सुबह से बैठा लेते हैं और शाम तक नहीं छोड़ते, वो कभी कभी, ये नहीं कि वो डेली करते हैं, वो इस तरह करते हैं। वो मेरे दोस्त थे हमारे जो मेरे साथ आए थे बैचमेट्स, तो वो बताते थे कि वो इसी तरह करते हैं। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी का अपना डिपेंड है, लेकिन आपने ऑलरेडी बता दिया कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, ट्रांसपोर्टेशन में भी है, उसके बाद हेल्थ केयर में भी है काफ़ी ज़्यादा। तो बस बेनिफिट्स हैं जी। एनीवेज नेक्स्ट है कि फिनलैंड क्या, यानी कि ये एक क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं। लाइक आप फिनलैंड का ये बताएं कि इसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट बताएं कि इसके यहाँ का क्या हमें फ़ायदा है, यानी कि फ़ायदा नहीं, ये बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं फिनलैंड के, जो कि हमें बड़ा अच्छा, यानी कि इसके पॉजिटिव साइड इसकी हमें दिखाए, और इसकी नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव साइड जो काफ़ी यानी कि जिसमें चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यानी कि प्रोस एंड कॉन्स पूछ रहा हूँ मैं इसके फिनलैंड। पहले मैं कॉन्स बताऊँ? मेरे ख्याल से पहले दुख देते हैं यही सही है, तसल्ली बाद में दी जाए तो बेहतर है। हाँ, तो सबसे बड़ा दुख यहाँ पे ये होता है स्टूडेंट्स को, या यहाँ का वेदर, मौसम जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी काफ़ी पड़ती है, स्पेशली सेंटर या नॉर्थ पार्ट ऑफ फिनलैंड में तो -30 से भी नीचे जाता है टेम्परेचर, बिल्कुल सेंटीग्रेड्स में बता रहा हूँ, फारेनहाइट में नहीं, माइनस, वो भी माइनस और कैपिटल में हेलसिंकी में जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से मैक्सिमम -28 तक गया, या -30 तक में भी, उससे नीचे नहीं गया, लेकिन यूजुअली -20 तक ही जाता है। कोई एक आध रात होती है जब -25 तक होते हैं। तो बिल्कुल वेदर जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर उसके वेदर के बाद अगर आप अकेले आए हैं, आपको कोई यहाँ पे दोस्त नहीं रहता फिनलैंड में, तो आइसोलेशन जो है या अकेलापन, लोनलीनेस, वो काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो और तीसरा इसी चीज़ कनेक्टेड है, ज़ाहिर अगर आपके यहाँ कोई जाने वाला नहीं है, आप अकेले हैं, तो फिर आप ज़ाहिर जॉब लेने में भी इशू होते हैं, तो फिर बंदा और डिप्रेस हो जाता है वेदर की वजह से भी। बिल्कुल। तो उसका यही है कि उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि फिनलैंड आपको स्ट्रांग बना देता है, जब आप यहाँ पे रहते हैं, टाइम गुजारते हैं, इन चैलेंज से आप नबर्द आजमा होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है। तो फिर आप ज़रा स्ट्रांग होकर निकलते हैं। वैसे भी हम पाकिस्तानी काफ़ी रेजिलियंट कौम है, तो यानी हम हर किस्म का चैलेंज जो है वो ऑलमोस्ट फेस कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग, हर कोई नहीं, लेकिन बेशतर हमारे में इस तरह के हैं जो चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते होते हैं। तो जिसने पाकिस्तान में सरवाइव कर लिया वो इधर भी कर ही लेगा। नहीं, ये बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने कहा था कुछ लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये भी तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में सरवाइव करना, मैं बेहतरीन एग्जांपल हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं,
लेकिन अगर हम पाकिस्तान में रह के इतना सर्वाइव कर सकते हैं तो यहाँ पे आके हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हमें पता होता है कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करना, जो भी करना है हमने करना है। हाँ, फेवर हर कोई देता है, मिलती है। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, ये बेहतर आपको पता होगा क्योंकि 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 हम पर्दे में रहने देते ये बात हम पर्दे में रहने देते हैं, तो बिहाइंड द सीन ये बात है। तो लेकिन मेरी तो जितनों से भी इंटरेक्शन हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छी रही है। तो कुछ होते हैं, सारी बात है, ये तो नहीं होता कि हर एक इंसान एक जैसा ही हो, अच्छा ही हो, तो बुरे भी होते हैं, वो हर कम्युनिटी में होते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा फिनलैंड जो है वो आपको जो क्या नाम है बहुत प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखाता है। आपको बियर करना बहुत अच्छे से सिखा देता है कि आपको बियर का मतलब बियर नहीं है, वो बियर ना बर्दाश्त, इससे मराद बर्दाश्त है। हाँ, वो रिच ना समझ लेना जो होता है रिच भी, और वो दूसरी होती है बियर तो बियर वो समझ ले। लेकिन एनीवेज ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग सीखते हैं आके, कम से कम आपको ये तो सीखने को मिल जाता है कि हमें डीलिंग कैसे करनी। वो तो अब यूके में भी लोग जाते हैं, यूएसए में भी लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है पाकिस्तान की ना। ऑलमोस्ट यूके तो अब एशिया बना हुआ है। वो मैं एक दिन देख रहा था, रील में देख रहा था, एक बंदा 1 to 5 लेके उधर जा रहा है, एक ना सुजुकी मेहरान की गाड़ी उधर उसने इम्पोर्ट की हुई थी, वो चला रहा था उधर ना सेंटर में। तो मैं ये देख रहा, मैं कहा यहाँ पे तो ये नहीं है, यहाँ पे तो पाकिस्तानी टावा टावा, अगर हम फुडोरा कर रहे तो तब मुझे 1-2 पाकिस्तानी नजर आते हैं, इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है हमारी। लेकिन फिर भी इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़रा ये भी तो हो सकता है वो उस टाइम करते ही ना हो जिस टाइम तुम करते हो। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि डिलीवरी के ही ड्यूरेशन में, मैं उस तरह भी बात कर रहा हूँ। हम जाते हैं बाहर इतने में नहीं, साउथ एशिया से अभी तक हमें इतने लोग नहीं नजर आते, लेकिन उसकी मल्टीपल रीजन है। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी कुछ लोग इस तरह हैं जो आ जाते हैं यहाँ फिजिकली, लेकिन मेंटालिटी उनकी पाकिस्तानी रहती है, या कुछ चीज़ें जो इम्प्रूव करने वाले होती हैं वो नहीं कर पाते। तो वो हर एक का अपना पर्सनल या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। हम मस्जिद में भी अब जब जाते हैं जमा पढ़ने तो ज़्यादातर ये सोमालियन ही होते हैं या अरबी होते हैं, इस तरह के ना, तो वही हैं। पाकिस्तानी मुझे बहुत कम देखने को मिले, लेकिन लेकिन देखा जाए ना, पाकिस्तानी अगर देखा जाए, मैंने जो ज्यादा देखे हैं वो मैंने यूएनसो में देखे हैं। यूएनसो में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी, मस्जिद में भी जाए तो पाकिस्तानी माशाल्लाह काफी। तो यूएनसो यूनिवर्सिटी में भी काफी सारे पाकिस्तानी एक प्रोग्राम के अंदर अगर 20 की क्लास है तो उसमें से आई थिंक 14 या 15 तो पाकिस्तानी होते हैं। बिल्कुल। अभी देख लें, हमारे जो हमारे जूनियर्स आए इस साल 9 पाकिस्तानी है उसमें, जो हमारे सेशन में अभी जूनियर्स आ रहे हैं, तो बिग अमाउंट है वो, कोई छोटे 9 आउट ऑफ 20 ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से टोटल कितने थे वो, 20 थे कि 11 थे मेरे ख्याल, नहीं सॉरी 20 या 21 थे वो ना टोटल स्टूडेंट्स थे। हाफ कह रहे हैं, 50%। वो हमें इसलिए पता क्योंकि मैं और यान थे, वो ट्यूटर थे स्टूडेंट, तो हमारे पास लिस्ट आई थी स्टूडेंट्स की ना इंटरनेशनल, तो हमने बच्चे चूज करने थे, हमने किन को ट्यूटरिंग हमने किन के साथ करनी, जिनको हमने गाइड करना है, किन को ट्यूटिंग करनी है और हमने क्रेडिट किधर से लेने हैं क्योंकि यहाँ पे इसके भी क्रेडिट होते हैं, स्टूडेंट ट्यूटरिंग के भी, और साथ में यहाँ पे हर चीज के क्रेडिट होते हैं। अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करें उसका भी क्रेडिट ले सकते हैं। क्या कोई अगर कोर्स किसी को पढ़ाएं छोटा मोटा उसका भी ले सकते हैं। अगर कोई ट्रिप जा रहा है उसका भी आप क्लेम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो काफी सारे क्रेडिट्स मिलते रहते हैं आपको। बिल्कुल। ये फ्री क्रेडिट्स ये बांटते हैं। पाकिस्तान में तो मिलते नहीं है। पाकिस्तान में मैंने एमएससी की है, तो वहाँ पे तो सुबह 9 या 10 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती थी, और 2, 3, 4 बजे तक बस क्लास में बैठे रहना है पागलों की तरह। और एक चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं एजुकेशन सिस्टम को बुरा नहीं कह रहा, वैसे ही यानी कि अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये कोई नेगेटिविटी में ना लेके जाए, लेकिन पूरा दिन बैठे रहना है, और एक लिमिट होती है हमारे दिमाग की, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हम सुन लेंगे। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर जो प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है ना, हमें वो प्रोफेसर बोल रहा था और हमें सुनाई नहीं दे रहा होता कि क्या बोल रहा है, ये बस कुछ बोल रहा है, बोलता रहे, हम अपनी मस्त में मगन होते, हमें नहीं पता होता। तो ये थोड़ा सा हमें चाहिए कि हमें ज़रा अपने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में भी
आपको क्या लगता है कि चेंजिंग करनी चाहिए, थोड़ी सी लानी चाहिए इनोवेशंस, ताकि जिस तरह इधर के एजुकेशन सिस्टम है, अगर सीरियसली अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ना, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये कहेंगे बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, बच्चा कुछ, हालांकि ये बहुत पढ़ते हैं, ये हमसे ज्यादा यहाँ पे आप जब आप आए फॉर एग्जांपल तो ट्रेन के अंदर या बसेस के अंदर लोग किताब लेके पढ़ रहे थे, बुक रीडिंग काफी करते हैं ये लोग। मैं आप नॉर्मली वो जो कम्यूटर ट्रेन है उसमें भी आते, तो उनके बूढ़े बूढ़े लोग हैं, उन्हें ऐसे बुक पर, मैं बैठा हूँ उसके सामने, उसने ऐसे बुक खोली वो पढ़ रहा बैठ के। बिल्कुल। मैंने कहा बाबा तेरी मरने की उम्र है, तो किताबें पढ़ रहा, तूने नॉलेज कहाँ लेके जानी है ये वाली। तो एनीवेज, अच्छा अब इस क्वेश्चन के साथ हम इस पॉडकास्ट को अब खत्म करेंगे, तो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन पॉडकास्ट होती इतनी, अब क्या करें, सारे इश्यूज को भी हमने क्लियर करना होता है साथ साथ। तो आप ओवरऑल एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दें अपना के, यानी कि जो हमें वो कर दे, इस टॉपिक को वाइंड अप कर दे, यानी कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, वो जो आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको यहाँ पे आना चाहिए, और यानी कि कोई टिप्स होती हैं कि सब्र रखना चाहिए, ये करो, ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, तो आप एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, तो फिर हम इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। उनको नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए जब तक वो प्रिपेयर ना हो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करते। बिल्कुल। तो पहले से प्रिपेयर होके आए, ये चीज़ ज़हन में रख के आए कि यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, इनके वेदर में, इनके कल्चर में, और यहाँ के जिस तरह के हालात हैं रहने के, उस तरह एडजस्ट अगर आप कर सकते हैं, अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, तो फिर यू आर वेलकम एंड यू विल बी ओके। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर सकते टफ सिचुएशन या चैलेंजिंग सिचुएशन, तो फिर आपको नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है। और बाकी ये है कि जैसे मैंने पहले भी आई थिंक स्टार्ट में कहा था कि फिनलैंड इज नॉट फॉर एवरीवन, फॉर स्ट्रॉन्ग पीपल या और फॉर द पीपल हु आर रेजिलिएंट। सो if you are resilient, or if you think that you can manage things, then sure you should come. But if you can't, then please stay in Pakistan or go somewhere else. So बिल्कुल वो आप फिर आपके लिए पाकिस्तान बेहतर है, फिर पाकिस्तान बेहतर है। ये और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, वो मैसेज करते हैं तो उनके पाकिस्तान में बिजनेस सेटअप लगे हुए हैं अपने, यानी कि अब अच्छा कमा लेते हैं वो वहाँ पे, लेकिन उनकी मैसेज आते हैं जी हमें बाहर जाना है, हमें फिनलैंड आना है सर, मैं अपनी वाइफ का वीज़ा लगवा रहा हूँ, ये है, मैं इस तरह स्पॉज पे आऊँगा, ये आऊँगा, तो इस तरह हो जाएगा। अब जारी बात है, हमारा काम है गाइड करना, हम इस तरह तो नहीं करेंगे कि उनको ये तो नहीं कहेंगे कि जी ये ना करो, हम उनको कहते हैं हाँ आओ, ये इस तरह, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अब मसला ये होता है कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, फिर जब वो यहाँ पे आते हैं, वो फिर चीज़ों को देखते हैं, वो फिर एंड पे फिर उनका क्या हाल होता है, वो फिर उनकी हालत वही होती है रोने वाली, कि वो फिर उनको अक्सर वो मैसेजेस भी आते हैं, पोस्ट भी आती हैं, फिर वो गालियाँ दे रहे होते हैं कि हम गलत जगह आ गए हैं। वो फिर लोगों को कहते हैं कि फिनलैंड नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि फिनलैंड नहीं अच्छा, हम, लेकिन मैं कहूँ तो फिनलैंड बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत बेहतरीन है, जो भी मिल जाती है, हर हमें पता है कि थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होती है लैंग्वेज को सीखने में, और इस तरह ज़रा एक जारी बात, आप एक नए आए हैं और आप उस कम्युनिटी में फिट होना है, तो जारी बात थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इस तरह तो नहीं होगा आप इधर से आए हैं और इधर आके फिट हो जाए, इस तरह नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप फिट तो हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए उमैर भाई ने जो कहा है कि आपको थोड़ा सा रेजिलिएंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, और बस चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, तो अल्लाह खैर करे, नहीं सही है। तो ठीक है जी, आई होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट जो है वो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हमारी ट्राई यही है कि ये जो पॉडकास्ट है ये मेरे चैनल पे भी आएगी और उमैर भाई के चैनल पे भी आएगी, सेम ही आएगी, कोई हम अगर कट करना हुआ तो अगर आपको लगे कि इसमें कोई कट हुआ है तो वो फिर सारी बात है, दोनों चैनल्स पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इस पॉडकास्ट को हम क्या करें, एक ही चैनल पे दोनों पे सेम ही डाल दें या आपने थोड़ा सा कट करना है, ताकि हम ऑडियंस को बता दें, वो फिर उस हिसाब से कर लें, उनको वो जो बेहतर लगे। ऑडियंस को दोनों चैनल्स पे जाना चाहिए, चलें खुद जाके आप डिसाइड करें। चलें ठीक है, आप खुद जाएं और दोनों चैनल्स को विजिट करें। मैं जो है वो उमैर भाई के चैनल का जो लिंक भी और इनका नेम भी जो है वो टाइटल में भी मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यू कैन चेक। मैं भी
आपके चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा या आपको टैग करूंगा। चलिए ज़बरदस्त हो गया इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे पॉडकास्ट किसी और टॉपिक के ऊपर। जी अभी तो बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी तो हम पॉडकास्ट शुरू करें। अभी तो मैं माइक लेने का सोच रहा हूँ जो हम दरमियान में रखें और फिर ऐसे बैठे हों, एक एक चाय की ऐसे प्याली पकड़ी हो हमने क्योंकि सर्दी में हो रहा हमने क्या करना है। मेरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है लेकिन अभी भी है क्या करें। तो हम फिर ये है कि सर्दियों में यही करना है हमने, और क्या करना है, कोई और तो काम नहीं है हमें। सर्दियों बाहर तो गोड़े गोड़े जितनी बर्फ होगी पाकिस्तान में निकलते तो इतनी इतनी हमारे उधर होती है गोडों तक, यानी गोडे यानी कि ऊपर लेग्स सारी हमारी जगह पानी में डिप हुई होती हैं। यहाँ पे बर्फ में जब बारिशें होती हैं हाँ बारिश होती है नहीं ये ना आए मैं पाकिस्तान जब मुझे उठा लिया जाए, मैं लाइन बोलने वाला था लेकिन नहीं मैं कहा कसम से मैं तो डर गया मैं डर गया था, मैंने कहा कुछ तो हुआ। आने दोनों पे जी दोनों पे ऑन है। माइक टेस्टिंग 1 2 3 क्या हाल है, ठीक करें शुरू। चलो अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं अभी नहीं, मैं भी करूँ नहीं पहले मैं फिर आपको इंट्रो दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आप फिर आपने इस्लाम दुआ करनी है। अस्सलाम वालेकुम, उसामा इज हियर, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्यों क्या हेलो दोबारा हम ब्लूपर में डाल देंगे। चलिए दोबारा शुरू करते हैं।